नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के बुक 1 चैप्टर 1 ब्रिक्स बिट्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ईंटे, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चंस विथ आंसर्स पार्ट 3। इससे पहले 2 वीडियो मैं लेकर आया था, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें दूसरे जो इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चंस हैं वो आंसर के साथ डिस्कस किए गए थे। ये इस सीरीज का अंतिम वीडियो है और इसमें जो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके आंसर्स दिए गए हैं, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। बोर्ड एग्जाम में कोई भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे वो इसी में से आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एनिग्मेटिक। हड़प्पा की जो सभ्यता की जो लिपि थी वो काफी रहस्यमयी थी। व्याख्या कीजिए। आपको बताना है कि हड़प्पा की सभ्यता की जो लिपि थी वो रहस्यमयी क्यों कही जाती थी। तो देखिए, एक खास बात तो ये है कि हड़प्पा लिपि के अधिकांश लेख संक्षिप्त हैं, यानी कि वहां के जो लेख मिले हैं वो छोटे छोटे हैं। और दूसरी बात कहता है कि यहां जो सबसे लंबा अभिलेख मिला है उसमें कुल कितने चिन्ह हैं? 26। और तीसरी बात कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसमें चिन्हों की जो कुल संख्या थी वो अब तक 375 से 400 तक मिली है। और यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, जैसे आजकल की दुनिया में उर्दू में लिखी जाती है। उर्दू की जो स्क्रिप्ट है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अब अगर ये 3 सवाल आपने एक साथ इस क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ लिया तो आप पाएंगे कि 1 मार्क के क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं और उसका जवाब भी आप दे पाएंगे। जैसे यदि आपसे ये पूछा जाता है कि हड़प्पा की लिपि के सबसे लंबे अभिलेख में चिन्हों की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा 26। और यदि आपसे यह पूछा जाए कि हड़प्पन लिपि में कुल चिन्हों की संख्या कितनी प्राप्त हुई है, तो आपका जवाब होगा 375 से 400। तो इस तरह से 3 नंबर का सवाल जब हम लोग तैयार करते हैं तो 1 नंबर के कई सवाल ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। There is evidence that by circa 1800 BC, most of the mature Harappan site in regions such as Cholistan had been abandoned. Provide evidences. इसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था, और आपको इस बात का प्रमाण भी देना है। तो देखिए, इस सवाल में आप देखेंगे कि 2 सवाल जुड़े हुए हैं। एक तो आपको यह बताना है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत किन कारणों से हो गया, और दूसरा कि हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया तो इसके प्रमाण क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अंत के कारणों के बारे में जानते हैं। पहला कारण बताया जाता है जलवायु परिवर्तन। ऐसा माना जाता है कि वहां की जलवायु अचानक परिवर्तित हो गई होगी और बदले हुए जलवायु के साथ वहां के लोग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए होंगे और इस कारण वो नष्ट हो गए। दूसरा कारण बताया जाता है बाढ़। अत्यधिक बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया होगा, क्योंकि या तो बस्तियां डूब गई होंगी या अत्यधिक बाढ़ के कारण वहां पर में किसी तरह का उपज संभव नहीं हो रहा होगा। तीसरा कारण है वनों की कटाई। जब हम वनों की कटाई करते हैं तो जलवायु परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जैसे आजकल भी आपको पता है कि हम वनों की कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण वातावरण में तापमान बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आ रही हैं। चौथा कारण बताया जाता है नदियों का सूख जाना या फिर उनका मार्ग बदल लेना। तो यदि नदियां सूख गई होंगी तो उस स्थिति में भी पानी की समस्या पैदा हो गई होगी, या फिर अगर नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया होगा
तो उस स्थिति में भी नदियां बस्तियों से काफी दूर चली गई होंगी, जिस कारण से पानी की समस्या वहां के लोगों को पैदा हो गई होगी। और एक कारण है भूमि का अत्यधिक उपयोग। भूमि का जब हम लोग अत्यधिक उपयोग करते हैं तो एक बड़ी समस्या जो पैदा होती है वो है भूमि की उर्वरा शक्ति का कम हो जाना। जबकि जनसंख्या लगातार बढ़ रहा होगा और भूमि की उर्वरा शक्ति कम हो गई होगी, जिस कारण वहां की भूमि सब लोगों का पेट भरने में सक्षम नहीं रही होगी। तो इन कारणों से इस सभ्यता का अंत हो गया होगा, ये संभावित कारण बताए जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसका प्रमाण हमें क्या मिलता है। तो देखिए 1800 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता के अंत के निम्नलिखित साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहला साक्ष्य जो मिलता है वो ये है कि मुहरों, लिपि, विशिष्ट मानकों और मृद भांडों का लोप हो जाना, यानी कि गायब हो जाना। उस समय जो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन था, उस समय जिस तरह की मुहरें अथवा लिपि या स्टैंडर्ड जो मानकें यूज हो रही थी या मृदभांड यूज हो रहे थे, अब देखा गया कि पूरी तरह से खत्म हो गई और नए तरह के मुहर, नई तरह की लिपि, नई तरह के मानक, नई तरह के मृदभांडों का उपयोग होना शुरू हो गया। दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात था वो था कि मानकीकृत बाटों के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग होना शुरू हो गया। जब मानकीकृत बाटों का प्रयोग हो रहा था तो पूरे हड़प्पा में, हड़प्पा सभ्यता के अंदर किसी भी शहर, किसी भी बस्ती में जाइए तो आपको एक समान बाटों का प्रयोग दिखाई देता था। लेकिन अब देखा गया कि स्थान विशेष के हिसाब से बाटों का प्रयोग भी अलग अलग होना शुरू हो गया। और तीसरा जो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट साक्ष्य देखते हैं वो ये देखते हैं कि या तो शहरों का पतन हो गया या फिर लोगों ने शहरों का परित्याग कर दिया और दूसरे स्थान पर चले गए। आइए अब देखते हैं तीसरा सवाल, हु वाज कनिंघम एंड व्हाट वाज हिज कंफ्यूजन। कनिंघम कौन था और उसका भ्रम क्या था। तो अब देखिए ये सवाल भी दो तरह के प्रश्नों का मिश्रण है। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि कनिंघम कौन था तो ये 1 मार्क का सवाल होगा, और यदि उसी के साथ ये ऐड कर दिया जाए उसका भ्रम क्या था तो ये 3 नंबर का सवाल बन जाता है। तो पहले सवाल का जवाब क्या है, कनिंघम कौन था, तो कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। अब 1 नंबर का यदि सवाल हुआ कनिंघम कौन था तो उसका जवाब हमें मिल गया। अब है कि उसका भ्रम क्या था। तो देखिए उसका भ्रम क्या था। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि उनकी रुचि आरंभिक इतिहास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक और उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। अब ये डेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4थी शताब्दी ईसा पूर्व। यानी कनिंघम ने जब हड़प्पा के अंदर एक्सकेवेशन का काम शुरू किया तो उनके ध्यान में समय का जो पीरियड था, टाइम पीरियड जो था वो कौन सा था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अब आपको पता है ये वो समय था जब भारत देश के अंदर बौद्ध धर्म का उदय हो रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि कनिंघम को ये भ्रम था कि भारतीय इतिहास की शुरुआत कहीं ना कहीं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ही होती है। और ये जो भ्रम उसका था उसका एक कारण क्या था वो आप तीसरे पॉइंट में देख सकते हैं। वो कहता है कि आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4थी से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांत का प्रयोग किया। यानी उसके अध्ययन का जो आधार था वो चीन से भारत में आए हुए जो बौद्ध तीर्थयात्री थे उनके द्वारा जो कुछ भी यात्रा वृत्तांत लिखा गया था वो उसके आधार पर सोच रहा था
कि यदि भारत का इतिहास कहीं से शुरू होता है तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच होता है। तो उसको इस बात का तनिक भी भान नहीं था कि भारत में जो सभ्यता की शुरुआत हुई थी वो कहीं ना कहीं 2650 ईसा पूर्व से हो रही थी। अगला सवाल देखते हैं। What was the contribution of John Marshall in the excavation of हरप्पा? हरप्पा की खुदाई में जॉन मार्शल का क्या योगदान था, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल थे और उन्होंने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता के खोज की घोषणा की। दोस्तों ध्यान रखिएगा इस बात को कि जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि हरप्पा की खोज किसने की, तो नाम आता है दयाराम साहनी और रखालदास बैनर्जी का। लेकिन इसकी घोषणा कौन करता है? सर जॉन मार्शल। क्यों? क्योंकि वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे और जिस समय की बात हम लोग कर रहे हैं 1924, उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। दूसरी जो खास बात थी जॉन मार्शल के बारे में वो ये कि वह एक पेशेवर पुरातत्वविद थे। पुरातत्वविद तो कनिंघम भी थे, लेकिन ये एक पेशेवर पुरातत्वविद थे और भारत में आने से पहले उन्होंने यूनान में और क्रीट में पुरातत्वविद का काम किया था, वहां खनन का काम किया था और इस काम का अनुभव भी उनके पास था। साथ ही एक खास बात जो उनके साथ जुड़ी थी वो ये कि जॉन मार्शल की दिलचस्पी दैनिक जीवन की पद्धतियों में भी थी और ये बात कनिंघम के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Who was Wheeler? What was his contribution in the excavation of हरप्पा? व्हीलर कौन था और हरप्पा की खुदाई में उसका क्या योगदान था? दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, कनिंघम, मार्शल और व्हीलर, इन तीनों का एक सेट बनता है और इन तीनों में से कोई एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा रहा है तो वो कौन था, ये प्रश्न बनता है, और उसका क्या योगदान था या कनिंघम के साथ क्या भ्रम था। अगर ये जुड़ता है सवाल तो ये 3 नंबर का सवाल बनता है। इसलिए इन तीनों प्रश्नों को अच्छी तरह से लर्न कर लें। तो आर.ई.एम. व्हीलर 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल था। दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि उन्होंने एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई के बजाय टीले के अस्तर विन्यास का अनुसरण किया। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल आधार पर खुदाई करते हैं जैसा कि पहले किया गया, कनिंघम ने ऐसा ही किया, मार्शल ने भी ऐसा ही किया, लेकिन व्हीलर ने क्या किया? उन्होंने टीले का अस्तर विन्यास के आधार पर उसकी खुदाई शुरू की, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ अस्तर फिक्स किया गया कि फर्स्ट लेवल जहां तक एक समान चीजें मिल रही थी, फिर दूसरी तरह की चीजें मिलनी शुरू हुई तो वहां से लेके उस स्तर तक जहां तक कि उस तरह की चीज मिल रही थी उसको उन्होंने लेवल 2 कहा। उसके ऊपर जब चीजों का मिलना अचानक बदल गया तो वहां से तीसरा स्तर शुरू हो गया। तो इस तरह से उन्होंने टीले की अस्तर विन्यास का अनुसरण किया और नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ उन्होंने इसको खुदाई करना शुरू किया। एक खास बात व्हीलर के साथ ये थी कि वो ब्रिटिश सेना में एक भूतपूर्व ब्रिगेडियर थे, वो एक ऑफिसर थे। इसीलिए उन्होंने जब हरप्पा में खुदाई शुरू की तो इस खुदाई के क्रम में उन्होंने सैनिक शुद्धता का भी समावेश किया, यानी कि जो भी काम हो वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ और शुद्धता के साथ हो। अब हम अपने अंतिम पड़ाव पे हैं
और ये इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है जो 3 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है। हाउ आर्कियोलॉजिस्ट्स क्लासिफाई देयर फाइंड्स, एक्सप्लेन। पुरातत्वविद कैसे अपने खोजों को वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफिकेशन पूछ रहा है कि चीजें तो कई मिलती हैं परंतु उनको किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। तो देखिए उसका एक जो सिद्धांत है वो ये है कि जो भी चीजें मिलती हैं उनका जो प्रयुक्त पदार्थ होता है उनका आपस में संबंध क्या होता है। जैसे पत्थर का पाया जाना, मिट्टी का पाया जाना या फिर हाथी दांत का पाया जाना, इन सारे चीजों का ये एक कौन सी चीजें किस पर्पस के लिए यूज हो रही हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। दूसरा है कि प्रयुक्त पदार्थ कौन है, क्या क्या प्रयुक्त पदार्थ है, ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया उनकी उपयोगिता, कि जो चीजें मिली हैं उनकी उपयोगिता क्या रही होंगी। जैसे अगर ये एक औजार है, अगर कोई औजार मिला है तो उसकी उपयोगिता अलग होगी, अगर कोई आभूषण मिला है तो उसकी उपयोगिता अलग होगी, यदि किसी अनुष्ठान से संबंधित कोई सामान मिला है तो फिर उसकी उपयोगिता भी अलग होगी। तो इस तरह से ये 2 तरह का वर्गीकरण हो गया। पहला हो गया प्रयुक्त पदार्थों के आधार पे कि कौन कौन सी चीजें यूज होती थी, और दूसरा हो गया उपयोगिता के आधार पे कि भाई किसी भी चीज की क्या उपयोगिता रही होगी। और तीसरी बात ये कहते हैं कि कोई भी चीज कहां से मिली है, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि कोई वस्तु कहां मिली है उस आधार पर भी चीजों का क्लासिफिकेशन हो सकता है। जैसे अगर कोई चीज घर में मिली है या फिर वो किसी नाले में मिली है, किसी कब्र में मिली है या फिर ये मिट्टी में मिली है, तो इस आधार पर भी आप क्लासिफाई कर सकते हैं। क्योंकि घर में मिली हुई वस्तुओं का उपयोग अलग होता है, नाले में मिली हुई वस्तुओं का अलग होता है, कब्र में मिली हुई वस्तुओं का अलग तरीके का उपयोगिता हो सकती है। तो कहां से सामान मिला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और कभी कभी अप्रत्यक्ष साक्ष्य की भी सहारा होता है। अप्रत्यक्ष साक्ष्य यानी कि इनडायरेक्ट एविडेंस। जैसे हम आपको पता है कि कपास का सबसे पहले जो उत्पादन है वो हड़प्पा की सभ्यता में शुरू हुआ, लेकिन हमें पता कैसे चलता है, हमें ये ऐसे पता चलता है कि आपने मूर्तियां देखी होंगी जैसे प्रिस्ट किंग। अब पुरोहित राजा की मूर्ति में आपने ध्यान से अगर देखा हो तो आपने देखा होगा जैसे ऊपर कोई शॉल उन्होंने ओढ़ा हुआ है, तो ये शॉल किस चीज से बना होगा, निश्चित रूप से कपड़े से बना होगा। तो इस तरह से वहां कोई कपड़ा तो नहीं मिला है, लेकिन इस मूर्ति के ऊपर इस कपड़े का होना यह दर्शाता है कि निश्चित रूप से वहां पर में कपड़े का उपयोग व्यापक स्तर पे होता होगा। तो ये भी एक तरीका है वहां मिले हुए वस्तुओं के क्लासिफिकेशन का। और अंतिम पॉइंट कहता है कि कई बार पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। कैसे? जैसे हड़प्पा में जो मुहरें मिली थीं, उसी तरह की मुहरें जब मेसोपोटामिया में मिली तो पता चला कि हड़प्पा वासियों का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया के लोगों के साथ था। तो इस तरह से संदर्भ की रूपरेखा विकसित की जाती है और वस्तुओं को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए ताकि अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कमेंट बॉक्स में हमें ये लिखकर जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आप किस तरह का वीडियो देखना पसंद करेंगे। धन्यवाद।